तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं शुभि मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। हरा चारा उगाने की हाइड्रोपोनिक्स तकनीक पर जानकारी। कटहल के नए बाग लगाने का सही तरीका। आज हम बात कर रहे हैं हरा चारा उगाने के हाइड्रोपोनिक्स तकनीक के बारे में, जिसमें किसान कम जगह में साल भर हरा चारा उगा सकते हैं। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक कम पानी वाले क्षेत्रों के लिए काफी उपयोगी है। साथ ही पशुओं के लिए कम समय में हरे चारे की पूर्ति बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो किस प्रकार से उगाए इस तकनीक से हरा चारा, इसकी जानकारी के लिए देखिए रिपोर्ट। भारत दुनिया में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करता है। ऐसे में पशुओं के लिए हरे चारे का प्रबंध करना काफी चुनौतीपूर्ण काम है, खासकर उन इलाकों में जहां पानी की उपलब्धता और मिट्टी का उपजाऊपन कम है। इन जगहों पर पशुपालन कर आजीविका चलाने वाले लोगों के सामने पशुओं के लिए हरे चारे को उगाना काफी महंगा साबित हो रहा है। लेकिन अब देश में आधुनिक विधि से हरा चारा उत्पादन की तकनीकों का प्रचलन शुरू हुआ है। ये हमारे यहाँ कोई नई शुरुआत नहीं है। इसके लिए वैज्ञानिक पिछले कई सालों से सतत प्रयास कर रहे हैं। इस आधुनिक विधि का नाम हाइड्रोपोनिक विधि है। केवल पानी में या बालू अथवा कंकड़ों के बीच नियंत्रित वातावरण और जलवायु में बिना मिट्टी के पौधे उगाने की तकनीक को हाइड्रोपोनिक कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स में पौधों और चारे वाली फसलों को नियंत्रित परिस्थितियों में से 15 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर लगभग 80 से 85% आर्द्रता में उगाया जाता है। हाइड्रोपोनिक विधि से चारा उगाने की तकनीक। इस विधि से चारा उगाने के लिए एक ऐसे कमरे की जरूरत है जिसमें आर्द्रता और तापमान में बदलाव किया जा सकता हो। इस विधि के तहत प्लास्टिक की एक ट्रे में, जिनकी माप 2 फीट गुणा 1.5 फीट गुणा 3 इंच होती है, इस विधि से हरे चारे को तैयार करने के लिए सबसे पहले मक्का, ज्वार और बाजरा के दानों को 24 घंटों के लिए पानी में भिगोकर रखा जाता है। इसके बाद जूट के बोरे में ढककर अंकुरण के लिए रखा जाता है। बीजों से अंकुरण निकालने के बाद इसे ट्रे में बराबर मात्रा में फैलाया जाता है। प्रत्येक ट्रे में 1 किलो सूखे बीज रखते हैं। प्रारंभ में जमे बीजों पर लगातार पानी का छिड़काव करते हैं। इनमें चौथे से 10वें दिन तक वृद्धि होती है। इस दौरान ट्रे में 7 दिन तक फव्वारे के द्वारा दिन में 8 से 10 बार सिंचाई की जाती है।
10वें दिन एक ट्रे में लगभग 8 से 10 किलो तक हरा चारा तैयार हो जाता है। चारे की हाइट भी 6 से 8 इंच तक की हो जाती है। इस विधि से तैयार चारे को 15 से 20 किलो तक दूध देने वाले पशुओं को खिलाया जा सकता है। पशुओं को खिलाने से दूध उत्पादन में 15 से 20% तक की वृद्धि के साथ ही दूध में वसा की 10 से 15% बढ़ोतरी होती है। किसान हरा चारा उगाने वाली मशीन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो कि बिजली से चलती है और इस मशीन में तापमान और आर्द्रता स्वतः ही नियंत्रित होते हैं। ये थोड़ी महंगी आती है, लेकिन पशुपालकों के लिए काफी उपयोगी होती है, खासकर उन किसानों के लिए जिनके पास चारे को उगाने के लिए पर्याप्त जमीन और पानी की कमी होती है। इस विधि से चारा उगाना काफी आसान है। किसानों केवल चारा उगाने के लिए बीज, ट्रे और ट्रे में रखने के लिए रैकों को बनाने की जरूरत पड़ती है। साथ ही एक कमरा जिसमें रैकों को रखा जाता है। कमरे में आमतौर पर तापमान 15 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। वैसे चारे के प्रकार पर भी ये निर्भर करता है। उसी प्रकार कमरे में 80 से 85% आर्द्रता बनाए रखना चाहिए। अगर आर्द्रता अधिक होती है तो पौधे गलने लगते हैं और कम होती है तो पौधों की बढ़वार रुक जाएगी। अब आइए एक नजर डालते हैं इस विधि से चारा उगाने के लाभों पर। तो इस विधि द्वारा पानी की बचत होती है। साथ ही किसान कम मेहनत में पशुओं के लिए हरे चारे का उत्पादन कर सकता है। जहां वर्षा बहुत कम होती है, ऐसी जगहों पर यह विधि काफी हद तक कारगर साबित हुई है। हरा चारा दूध में पोषकता बढ़ाने के लिए उपयोगी है, जिसके द्वारा दूध में असंतृप्त वसा, वसी अम्लों, विटामिन की मात्रा बढ़ती है। इस तकनीक में गेहूं जैसे अनाजों की पौध 7 से 8 दिन में तैयार हो सकती है, जबकि सामान्यतः इनकी पौध तैयार होने में 28 से 30 दिन लगते हैं। मक्के से तैयार किया गया हाइड्रोपोनिक चारे से संबंधित प्रयोगों में पाया जाता है कि परंपरागत हरे चारे में क्रूड प्रोटीन 10.70% होती है, जबकि हाइड्रोपोनिक्स हरे चारे में क्रूड प्रोटीन 13.6% होती है। लेकिन परंपरागत हरे चारे की अपेक्षा हाइड्रोपोनिक्स हरे चारे में क्रूड फाइबर कम होता है। हाइड्रोपोनिक्स हरे चारे में अधिक ऊर्जा, विटामिन और अधिक दूध का उत्पादन होता है और पशुओं की प्रजनन क्षमता में भी सुधार होता है। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। कटहल की बागवानी प्रदेश के कई क्षेत्र में की जाती है। आमतौर पर किसान खेत की मेड़ों पर इसके वृक्ष लगाते हैं, लेकिन व्यावसायिक तौर पर इसके बाग लगाने से किसानों को अधिक मुनाफा मिल सकता है। तो इसके लिए किसान कौन सी उन्नत किस्मों का चयन करें और नए बाग लगाते समय किन किन बातों पर खास ध्यान दें, इस बारे में बता रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर पवन कुमार झा। कटहल का लगाने का समय, पौधा लगाने का समय आ गया है। किसान भाई भली भांति जानते हैं। और कटहल जो है सो यहाँ बहुत अच्छी किस्म है। कटहल का किस्म जो झारखंड में बहुत प्रचलित है, जिसमें कि रोज सेंटेड है। दूसरा चेस 1, चेस 2, खजवा, गुलाबी, रसदार, ये सब कटहल की किस्में हैं। कटहल को किसी भी प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है, लेकिन कटहल की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी को उपयुक्त माना गया है। इसके अलावा इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भूमि जल भराव वाली ना हो। इसके खेत में भूमि का पीएच मान 7 के आसपास होना चाहिए। अगर जलवायु की बात करें तो इसकी खेती शुष्क एवं शीतोष्ण दोनों जलवायु में सफलतापूर्वक कर सकते हैं।
क्योंकि यह उष्णकटिबंधीय फसल का पेड़ है, इसलिए इसकी खेती के लिए शुष्क और नम दोनों प्रकार की जलवायु को काफी उपयुक्त माना गया है। कटहल की खेती करने से पहले उसके खेत को अच्छी तरह से तैयार कर लेना चाहिए। सबसे पहले खेत की गहरी जुताई कर देनी चाहिए। इससे खेत की पुरानी फसल के अवशेष पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। इसके बाद खेत में पाटा लगाकर जुताई करवा दें, जिससे खेत समतल हो जाएगा। उनको गड्ढा का आकार जो है सो इसमें जो है सो 3 फीट रखना होगा। 3 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा और 3 फीट गहरा, ये उसका आकार रखना होगा। और उसको जो है ये गड्ढा भी भर चुके होंगे और हम किसान भाई समझदार हैं, वो जो है उसमें 1 किलो चूना, 1.5 किलो करंज का खल्ली, 1 किलो SSP, आधा किलो जो है सो आपको MOP, ये इससे जो है, और ऊपर का मिट्टी, कभी भी नीचे का मिट्टी नहीं डालना है, ऊपर के वही उपजाऊ होता है। ऊपर का मिट्टी से उसको गड्ढा को हम लोग भर देते हैं। और भरने के बाद जो है सो कटहल जो है, वो भी कटहल जो है बीज से होता है या कल्यायन विधि से होता है ना। कल्यायन जो बडिंग से होता है, इस तरह से हम लोग उसका पौधा लगाते हैं। ये किस्म से बीज का विधि से या कल्यायन विधि से, कल्यायन विधि ही अच्छा होगा, कल्यायन विधि से हम लोग पौधा जो है सो उस गड्ढा में हम लोग लगा देते हैं। 10 मीटर की दूरी पर में कटहल का पौधा लगाना चाहिए। एक पौधा से दूसरा पौधा के बीच की दूरी 10 मीटर और एक पंक्ति से दूसरे पंक्ति के बीच की दूरी भी 10 मीटर होनी चाहिए। जब गड्ढे की मिट्टी अच्छी तरह दब जाए तब उसके बीचों बीच में पौधे के पिंडी के आकार का गड्ढा बनाकर पौधा लगा दें। पौधा लगाने के बाद चारों तरफ से अच्छी तरह दबा दें और उसके चारों तरफ थल बनाकर पानी दें। यदि वर्षा न हो रही हो तो पौधों को हर तीसरे दिन 1 बाल्टी 15 लीटर पानी देने से पौधे की स्थापना अच्छी होती है। और लगाने के बाद जो है उसको जो है सो इसमें भी यही है कि जल का जो है ये जमाव नहीं होना चाहिए। जल का जमाव नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इसके लिए हम लोग बरसात के समय में एक पानी निकास नली लगाते हैं, जिससे पूरा पानी जो है बाहर जो है सो बह जाता है। उसके बाद इसमें हम लोग 3 साल का जब ये हो जाए तब हम लोग खाद की मात्रा जो है 3 साल तक हम लोग खाद की मात्रा बढ़ाते हैं। और उसमें हम लोग 10 से 15 किलो जो है सड़ी हुई गोबर की खाद, 1 से 1.5 किलो यूरिया, आधा किलो SSP और 400 ग्राम MOP डालते हैं। जो इसका उम्र बढ़ता है त्यों हम इसमें खाद की मात्रा बढ़ाते जाते हैं। और जब ये 10 साल का हो जाता है तब इसमें हम लोग 20 से 25 किलो गोबर का खाद, 1.5 किलो यूरिया, 1 किलो SSP और 500 ग्राम पोटाश प्रति साल डालते हैं। और कल्याण विधि से जो हम लोग लगाते हैं उसमें 2 साल से 3 साल के बाद उसमें फल आना शुरू हो जाता है और कटहल में बहुत ज़्यादा फल लगता है और इसका मांग भी बाज़ार में बहुत है। और ये इससे किसान भाई बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। करीब 1 एकड़ में करीब 30 से 35 हजार रुपया किसान भाई इसमें कमाते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है।
राज्य में ज्यादातर किसान अगेती सब्जियों में फूल गोभी करते हैं, क्योंकि जिस समय ये फसल तैयार होती है उस समय बाजार में ज्यादा सब्जियां उपलब्ध नहीं होती है। इससे किसानों को फूल गोभी का अच्छा दाम मिल जाता है। तो अगर आप फूल गोभी की खेती करने जा रहे हैं तो इसकी कौन कौन सी किस्मों का चुनाव करें और रोपाई करते समय किन किन बातों का विशेष ध्यान दें, आइए इस बारे में जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र सुखेत जिला मधुबनी के कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर सुधीर दास से। किसान भाई नमस्कार। किसान भाई, अभी हमारे किसान जैसे बिहार और झारखंड में खास करके आगात फूलगोभी की खेती करके बहुत बढ़िया अच्छी इनकम लेते हैं और वो मार्केट वैल्यू भी उसका बहुत अधिक रहता है। तो उसमें किसान भाई कुछ बिंदु पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आप जान लीजिए किसान भाई, जो अभी बरसात का सीज़न है और आगात में टेम्परेचर भी अधिक होता है, तो उसके अनुसार आप प्रभेद का चयन कर लें। प्रभेद में आगात प्रभेद में किसान भाई कुमारी है, पटना अरली है, पूसा कतकी है, पूसा दीपावली है, हाजीपुर आगात है और शंकर किस्म में भी समर किंग करके आता है। ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है। तो इसी में से किसी एक प्रभेद का चयन करके आप खेती कर सकते हैं। खेती के लिए किसान भाई दोमट और मिट्टी होनी जिसमें जीवाश्म की मात्रा भरपूर हो। साधारण फूल गोभी की खेती अच्छी जीवाश्म वाली उपजाऊ विभिन्न प्रकार की भूमियों में भी की जा सकती है, लेकिन फूल गोभी की अगेती किस्म की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी वाली भूमि उपयुक्त होती है। इसके अतिरिक्त भूमि भी अच्छी जल निकासी वाली होनी चाहिए, जिसमें जल भराव की समस्या ना हो तथा उत्तम जीवाश्म वाली मिट्टी हो, जिसका pH मान 5.5 से 6.8 के मध्य होना चाहिए। खेत की जुताई 2 बार मिट्टी पलटने वाले हल से करें। इसके बाद 2 बार कल्टीवेटर चलाएं और प्रत्येक जुताई के बाद पाटा अवश्य लगाएं। क्योंकि अभी बारिश का मौसम है और ऐसे में पौधों की रोपाई के लिए उठी हुई क्यारियां जरूर बनाएं। तभी आपका गोभी की फसल अच्छी होगी। और उसके लिए किसान भाई, जब आप पहली जुताई में कंपोस्ट का प्रयोग करें, पहली जुताई के समय ही आप किसान भाई 150 से 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर कंपोस्ट का प्रयोग करें और अंतिम जुताई जब करने लगते हैं तो उस समय नेत्रजन फास्फोरस का प्रयोग करें। नेत्रजन जो है किसान भाई 120 kg प्रति हेक्टेयर, 80 kg फास्फोरस, 80 kg पोटास की जरूरत पड़ती है। तो नेत्रजन की आधी मात्रा और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा अंतिम जुताई के समय खेत में बराबर मात्रा में छिड़काव करके आप जुताई करते हैं, पाटा के साथ जुताई करते हैं। किसान भाई ये जान लें कि बोरन का भी कमी होता है, खास करके फूल गोभी में। तो 10 से 15 किलो बोरन और 1 से 2 किलो मोलिडेनम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करें। फूल गोभी की खेत में रोपाई जून से जुलाई के माह में करें। फसल को रोग और कीटों से बचाने के लिए रोपाई के पौध को उपचारित जरूर करें। इसके लिए कार्बेंडाजिम 2 ग्राम दवा का प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर 10 से 15 मिनट तक पौधों को जड़ों को डुबा कर रखें। इसके बाद खेत में उठी हुई क्यारियों पर पौधे की रोपाई करें। उसके बाद किसान भाई, अब जब नर्सरी तैयार कर लिए हैं या नर्सरी जब लगाते हैं, जून से जुलाई इसका सीजन होता है और रोपनी जुलाई से अगस्त तक करें। तो इस हिसाब से आप खेत की तैयारी कर लें। खेत की तैयारी करने के बाद 45 सेंटीमीटर का जो है रो रखें कतार से कतार, और उसी कतार पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर आप पौध का रोपण कर दें। और ये पौध का रोपण शाम के बेला में करें। फूल गोभी के पौधों को अच्छे से विकास करने के लिए नमी की आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें अधिक सिंचाई की जरूरत होती है। इसके लिए खेत में पौधों की रोपाई के तुरंत बाद इसकी पहली सिंचाई करें। मिट्टी एवं मौसम के आधार पर इसके पौधे की सिंचाई करते रहें। बारिश के मौसम में इन्हें जरूरत पड़ने पर ही पानी देना चाहिए। पौधरोपण के 4 से 6 सप्ताह पश्चात पौधों पर मिट्टी चढ़ा दें, जिससे फूलों के भार से पौधे टेढ़े ना हो जाएं। अगर इस तरह से बताई हुई बात पर आप करते हैं तो जो ये आगात जो फूलगोभी खेती करते हैं तो मार्केट में पहले आता है और 125 से 150 कुंटल आपको प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको मिलेगा और इनकम अच्छी मिलेगी। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान।
आज के अन्नदाता कार्यक्रम में हमने जो प्रश्न शामिल किया है उसे पूछा है गांव खगौर, जिला लखीसराय से गोपाल दास जी ने। आप अरहर के साथ सहफसली खेती करना चाहते हैं और इस विषय पर जानकारी चाहते हैं, तो गोपाल जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। अरहर में अधिक उत्पादन हेतु अंतर्वर्ती फसलों की खेती। किसान भाइयों, इसके लिए हमें यथासंभव अरहर की बुआई मेड़ों पर कतारों में करनी चाहिए। अरहर की बुआई के समय ही हमको विभिन्न दलहनी या तेलहनी फसलें या अन्य फसलों को अंतर्वर्ती फसलों के रूप में उगा करके लाभ लिया जा सकता है। किसी एक फसल के साथ दूसरी फसल को उगाना जिसमें कि एक फसल का दूसरी फसल पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, बल्कि एक फसल से दूसरी फसल को फायदा ही मिले, ऐसी विधि को सहफसली खेती कहते हैं। सहफसली खेती करने में कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे कि दोनों फसलें एक जाति की नहीं होनी चाहिए, एक फसल की छाया दूसरी फसल पर नहीं पड़नी चाहिए, दोनों फसलों का पोषक तत्व उपयोग करने का स्तर अलग अलग होना चाहिए। सहयोगी फसल मुख्य फसल से जल्दी पकने वाली और बौनी होनी चाहिए। सहयोगी फसल के कीट एवं रोगों का फैलाव मुख्य फसल पर नहीं होना चाहिए। वहीं सहयोगी फसल मुख्य फसल के बढ़वार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती हो। यदि अरहर के साथ उगाई जाने वाली सह फसल की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से अरहर और मक्का, अरहर और मूंगफली, अरहर मूंग या उर्द, अरहर और तिल, अरहर और बाजरा तथा अरहर ज्वार आदि की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। तो अरहर की विभिन्न प्रजातियां जैसे मालवी 13, बहार, नरेंद्रवन, इन प्रजातियों को लगाया जा सकता है। तो जनरली हम अपने बिहार राज्य में अरहर की बुआई 60 से लेकर 90 सेंटीमीटर की दूरी पर करते हैं, लेकिन जब हम अंतःवर्ती फसल के रूप में खेती करना चाहें तो कोशिश करना चाहिए कि कतारों से कतारों के बीच की दूरी 90 सेंटीमीटर रखें। और अगर हमें उसमें सोयाबीन लेना है तो 2 कतार सोयाबीन का ले लेंगे, मतलब 1:2 का रेशियो, 1 कतार अरहर का, फिर 2 कतार मड़ुआ का, या 2 कतार सोयाबीन का, या 2 कतार मूंगफली का। और अगर हमें बाजरा लेना है या फाडर सुरगम लेना है तो 1 कतार अरहर का 90 सेंटीमीटर के बीच में, फिर उसी में 1 कतार हम बाजरे का या फाडर सुरगम का ले लेते हैं। तो हम बात करते हैं अरहर के साथ बाजरे का अंतर्वर्ती फसलें। तो बाजरे की कुछ प्रजातियां हैं, पूसा हाइब्रिड 1201, पूसा हाइब्रिड 1202, जैसे प्रोएक ग्रो 9450, 9450+ इत्यादि को अंतः फसलों के रूप में लिया जा सकता है। बाजरे की इन प्रजातियों को कतारों के बीच में 1 लाइन अरहर और 1 लाइन बाजरा का दे दिया जाता है। इस प्रकार बाजरे की भी उत्पादन हो जाती है और अरहर की भी उत्पादन हो जाती है और किसान भाई को ज़्यादा लाभ मिलता है। अरहर और मक्का की सहफसली खेती। अरहर की बहार नरेंद्र 1, पूषा 9 या अमर में से किसी एक प्रजाति का चयन कर इसकी बुआई जुलाई माह में करते हैं। अरहर में 90 सेंटीमीटर तथा पौधों से पौधों की दूरी 25 सेंटीमीटर रखते हैं। अरहर पंक्ति के बीच मक्के किस्म की 2 पंक्ति 20 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाएं। इसके लिए अरहर की बीज दर 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा मक्का की बीज दर 10 किलो प्रति हेक्टेयर रखें। मक्का बुआई के समय यूरिया 25 किलो, DAP 88, क्यूरेट ऑफ पोटाश 51 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जमाव के 15 दिन पर पहली निकाई एवं 35 से 40 दिन पर दूसरी निकाई करें। मक्का की सिल्किक अवस्था पर नमी की कमी रहने पर सिंचाई करें। अरहर, मूंग और उर्द की सहफसली खेती। उर्द की किस्मों जैसे टाइप 9, पंत उर्द 19 या मूंग की पंत मूंग 1, पंत मूंग 3 तथा नरेंद्र मूंग 1 में से उपयुक्त प्रजातियों का चुनाव कर बुआई करें। अरहर की 2 पंक्तियों के बीच उर्द या मूंग की 2 पंक्तियों की बुआई करें। अरहर का बीज दर 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा उर्द या मूंग की बीज दर 10 किलो प्रति हेक्टेयर दर रखें।
2 ग्राम कार्बेंडाजिम दवा से प्रति किलो बीज को शोधित करें तथा अरहर के बीज को राइजोबियम कल्चर से बीज उपचारित अवश्य करें। दूसरा है अंतर्वर्ती फसल ज्वार। ज्वार में किसान भाई उसको दाने के पर्पज से भी ले सकते हैं और ज्वार को आप चारे के पर्पज से भी ले सकते हैं। अगर चारे के लिए ले रहे हैं तो वहाँ पर आप चारे वाली प्रजातियों को लें, जैसे रसीला है, MP चेरी है और बहुत सी प्रजातियाँ हैं, इनको आप ले सकते हैं। मेड़ पे बोई गई अरहर के एक कतार के बीच में एक कतार चारे की ली जा सकती है। ठीक इस तरह से हम अरहर के साथ सोयाबीन को भी ले सकते हैं। कुछ किसान भाई परंपरागत तरीके से अरहर और मूंगफली की भी खेती करते हैं, लेकिन ध्यान देना होता है कि मूंगफली और अरहर का अंतर्वर्ती फसल उन्हीं एरिया में सफलतापूर्वक ली जा सकती है जहाँ की ज़मीन हल्की दोमट या दोमट प्रकार की हो। और मूंगफली की विभिन्न प्रजातियाँ जो कि अक्टूबर के लास्ट सप्ताह से 15 नवंबर तक खुदाई हो जाती है। उसके बाद अरहर पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता और अरहर का बढ़वार होता रहता है और फरवरी मार्च तक अरहर की भी कटाई हो जाती है। अरहर का जो पोषक तत्व रिक्वायरमेंट है, जो पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है, वो 20 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास देने की ज़रूरत पड़ती है प्रति हेक्टेयर। लेकिन जब हम इसमें अंतर्वर्ती फसलें लेते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अंतर्वर्ती विभिन्न फसलों की जो पोषक तत्व रिक्वायरमेंट है उसका कम से कम आधा मात्रा अवश्य दें, जबकि अरहर का पूरा पोषक तत्व हमें देना पड़ेगा। इन पोषक तत्वों में फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा बुआई के समय दें और नाइट्रोजन का 1/3 मात्रा बुआई के समय दें। बाकी नाइट्रोजन के 2/3 मात्रा को 2 बराबर भाग में बांट करके इंटरक्रॉप की आवश्यकता अनुसार तथा मुख्य फसल की आवश्यकता अनुसार उसको 2 बार में स्प्लिट करते हैं। आइए अब जानकारी लेते हैं सहफसली खेती में रखी जाने वाली सावधानियों पर। मुख्य फसल की बुआई पहले करें, बाद में गौड़ फसल की बीज को आपस में मिलाकर बुआई न करें। गौड़ फसल की फसल अवधि कम होनी चाहिए और इसकी कटाई सावधानी पूर्वक करें, जिससे कि मुख्य फसल को कोई क्षति न हो। किसान भाइयों, इनमें बीजों की बुआई के पूर्व इनको फफूंदनाशक दवा से अवश्य उपचारित करें तथा दलहनी फसलों के बीजों को उपयुक्त जैविक कल्चर से उपचारित करें। इस प्रकार अरहर के साथ विभिन्न प्रकार की अंतर्वर्ती फसलें जो है किसान के लिए बहुत ही लाभकारी। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512 और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921633 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।